हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज करेंगे अपन सिंधु घाटी सभ्यता की कलाएं या सिंधु घाटी की कलाएं, आर्ट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अपन कर रहे हैं एनसीईआरटी फाइन आर्ट की 11th क्लास। मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शंस। मैं एक यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ। मैंने यूपीएससी मेंस लिखा है और पीसीएस प्री मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। अभी प्रिपरेशन रनिंग में है, मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था। एंड अब ये जर्नी मैंने इसलिए स्टार्ट करी है, जो न्यू सीरीज स्टार्ट करी है मैंने इसलिए करी है क्योंकि मैंने जब मेंस लिखा तो मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि मुझे रिवीजन प्लस क्वेश्चंस जो अपन करते हैं चैप्टर पढ़ने के बाद में, वो बहुत ज़रूरी थे करना। अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट में कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप साथ में उसके कुछ क्यूज टाइप में या कुछ एमसीक्यू लगाओगे तो आपको चैप्टर पूरा एनालिसिस होगा। मैंने ये सीरीज इसीलिए स्टार्ट करी है और अपन अब इस चैप्टर में यही करेंगे। मैंने हिंदू जो लक्ष्मीकांत था वो मैंने कंप्लीट 14 चैप्टर करवा दिए एमसीक्यू के साथ। ठीक है, 13 चैप्टर कंप्लीट है, 14 चैप्टर नंबर आ जाएगा एमसीक्यू के साथ में। ज़्यादा बड़ी नहीं होती अपनी वीडियोस, 20 से 25 मिनट होती है लास्ट। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होता। और आज ये क्लास होगी अपनी, यही होगी 20 से 25 मिनट की क्लास होगी। पहले चैप्टर करेंगे, फिर उसके बाद में 50 एमसीक्यू। ठीक है, तो उससे आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। जब आप 2 से 3 बार रिवीजन करोगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में फिर कोई कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा वो आपको याद रहेगा। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का यूपीएससी पीएफओ जो वनडे एग्जाम्स है उनमें, पीसीएस एनडीए जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें आपको पता है आर्ट एंड कल्चर का बहुत मोटिव रहता है। तो आपको, और अब आप भारत देश में रह रहे हो, वहाँ की कल्चर कितनी इंपॉर्टेंट है तो आपको बेसिकली वैसे पता होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी की कलाएं, आर्ट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अपन। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशंस भारत की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता थी जो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच फली फूली। मतलब वो 1500 से 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच डेवलप हुई। इसके प्रमुख नगर कौन कौन से थे तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। इसके प्रमुख नगर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चहुदड़ो, कालीबंगन, धोलावीरा आदि। इस सभ्यता की कला क्या क्या थी तो मूर्ति कला, मर्दभांड कला और आभूषण और मुद्राएं आज भी उत्कर्ष शिल्प कला के प्रमाण है। ठीक है, मतलब आपको सिंधु घाटी की जब आप कल्चर पढ़ते हो ना तो आपको वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही मिलती है, वहाँ की मूर्ति कला, मर्दभांड कला, आभूषण और वहाँ की मुद्राएं जो आज भी उत्कृष्ट है। ठीक है, आज भी आर्ट में क्या है वो अपना पहला स्थान रखती है। फिर पढ़ते हैं अपन एक एक मूर्ति कला, स्कल्पचर आर्ट। सिंधु घाटी की मूर्ति कला दो प्रमुख रूपों में मिलती है, एक तो पत्थर की मूर्तियों में और एक कांस्य की मूर्तियाँ। पत्थर की मूर्तियाँ सबसे प्रसिद्ध स्थल जो सबसे प्रसिद्ध पत्थर की मूर्ति है पुरोहित राजा की मूर्ति। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो से मिली है अपने को। ठीक है, ये मूर्ति इस स्टीराइटाइट पत्थर की बनी है, या यह मूर्ति स्याटाइट पत्थर की बनी है। ठीक है, इसमें दाढ़ी वाला पुरुष त्रिकोणीय वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। मूर्ति में चेहरे पर गंभीर, ध्यान मगन और गरिमा युक्त है। ठीक है, उसका चेहरा कैसा दिखाया गया जिससे कुछ वो लीन, किसी विचार में लीन हो और बिल्कुल वो ध्यान कर रहा हो। ठीक है, अन्य मूर्तियां जैसे पुरुष के सिर वाली भी मिली है वहाँ पे, सिर, पुरुष का सिर, जानवरों की आकृतियां आदि भी पत्थर की मूर्तियां मिली है। पत्थर की मूर्तियों में क्या इंपॉर्टेंट है, जो पुरोहित राजा की मूर्ति दिखाई है ना उन्हें, प्राइस्ट किंग की मूर्ति, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए वो ध्यान मुद्रा में बैठा है और वो पुरुष जो त्रिकोणीय वस्त्र दिखाए हुए हैं उसमें दाढ़ी वाला पुरुष। ठीक है, फिर है कांस्य मूर्तियां। कांस्य मूर्तियों में सबसे प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, ये कहाँ से मिलती है, मोहनजोदड़ो से। आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो ये स्पेशल है, जैसे पत्थर की मूर्ति तो कहाँ से मिलती है अपने को, मोहनजोदड़ो से। और ये जो कांस्य मूर्ति है वो भी अपने को मोहनजोदड़ो से मिलती है। तो कभी कभी जो वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है वो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाते हैं कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, ये ताम्र मिश्र धातु से बनी है, मतलब ब्रोंज से बनी है। ये लगभग 11 सेंटीमीटर ऊंची है। इसमें एक युवा युवती दिखाई गई है जिसके एक हाथ में चूड़ियां हैं और दूसरे हाथ पर कमर टिकाए हुए आत्मविश्वास पूर्ण मुद्रा में है। ठीक है, एक लेडीज है, मतलब ये एक युवा युवती है जो अपने हाथ में चूड़ियां पहन रखी है और दूसरा हाथ अपने कमर पे लगाई हुई और एक कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है।
ये मूर्ति उस युग की कास्टिंग तकनीकी, जो लोस्ट वैक्स तकनीक थी, वैक्स तकनीकी, जो वैक्स जो मूर्ति मूर्ति बनाते हैं मोम से, वो उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। मोम की मूर्ति कैसे बनाएंगे, पहले क्या करेंगे, एक उसका सांचा ले लेंगे, जो मतलब से वो उसका बना होता है तांबे का, कुछ जिसका भी सांचा होगा। पहले तो मोम की मूर्ति बनाएंगे, फिर उस पर मिट्टी का लेप करेंगे, और फिर मिट्टी का लेप करके उसको आग में पकाते हैं। ठीक है, फिर आग में पकाने से क्या होगा कि जो मिट्टी का जो सांचा है ना, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, पक जाएगा। और फिर उसमें से क्या निकाल देंगे, उसमें से उसको गर्म करेंगे ना जब पकाने के लिए, तो वो मोम पिघल के बाहर आ जाएगी और मिट्टी का सांचा तैयार हो जाएगा। ऐसे मोम की मूर्तियाँ बनती है। और जो जो इसमें आज भी जो मोम जो वैक्स की मूर्तियाँ बनती है वो ऐसे ही बनती है। सिंधु घाटी सभ्यता की कल्चर आप देख सकते हो कि कितनी उत्कृष्ट थी। ठीक है, और जो कांसे की मूर्तियाँ मिलती है ना अपने को, वो कांसे की भी ऐसे ही बनाते थे, पहले मोम की बनाते थे, और फिर उसके मोम की मूर्ति बना के उस पर मिट्टी का लेप चढ़ा देते थे। ठीक है, मिट्टी का लेप करके उसको, जो क्योंकि वो जो ढलवा सा होता था, ढलवा कंडीशन में रहता है, मतलब वो लिक्विड सा रहता है उसमें, फिर उसमें कांसा चढ़ा दे, उसमें मिट्टी को गर्म कर लेंगे वो, और फिर उसमें कांसा कांसा भर देंगे। ठीक है, मिट्टी को गर्म करेंगे तो मोम तो निकल जाएगी, और फिर ऊपर से उसमें क्या डाल देंगे, कांसे का जो लिक्विड है वो डाल देंगे। ठीक है, फिर उससे क्या होगा, जब जैसे ही वो सूखेगा, मतलब वो बनेगा, तैयार होगा, तो फिर मिट्टी को हटा देंगे और कांसे की मूर्ति तैयार हो जाएगी। ठीक है, वो वैसे वो लोग जो वो क्या करते थे, वैक्स टेक्निक थी उनकी मूर्तियाँ बनाने की। फिर उनके वहाँ के मर्द भांड कला, जो पोट्री आर्ट, बर्तन बनाने की कला, तो वो भी दो प्रकार की मिलती है अपने को। एक तो सादी जो लाल मर्द भांड होती है, जो प्लेन रेड पोट्री, और एक होती है चित्रित मर्द भांड, जो मतलब पेंटिंग बनाई हुई होती है। ठीक है, चित्रों में ज्यामितीय आकृतियाँ, पशु पक्षियों, वृक्षों और धार्मिक प्रतीकों का चित्रण होता है। यह मिट्टी बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। जो ये मर्द भांड बनाए जाते थे, वो मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, वो चाक पे बनाए जाते थे। जैसे कुम्हार बनाता है ना चाक पे कुम्हार, वैसे वो भी मिट्टी के बर्तन चाक पे बनाते थे, और फिर उन पे अलग अलग तरीके से वो आर्ट्स बनाते थे, पेंटिंग्स करते थे। ठीक है, आभूषण कला, जो ज्वेलरी आर्ट थी वहाँ की, तो पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण पहनते थे। आभूषण में सोना, चांदी, तांबा, फिरोजा, लेपिस लाजुली और अगेट पत्थर का प्रयोग होता था। ठीक है, वो आभूषण किससे बनाते थे, सोना चांदी जो आज भी अपन यूज कर रहे हैं, फिरोज, तांबा, लेपिस लाजुली, अगेट, ये क्या है, ये धातु ये थी। तो इन धातुओं का उपयोग करके वो आभूषण बनाते थे, और पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण पहनती थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल से सोने की हार, चूड़ियां, अंगूठियां, माला और मोती मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा और लोथल से मिले हैं ये। ठीक है, फिर वहाँ की मुद्राएं, जो सील्स वहाँ की कैसी कैसी थी, तो यह स्टियाटाइट, टेराकोटा और धातु से बनी होती थी। इन पर पशु आकृतियाँ जैसे बैल, यूनिकॉर्न, हाथी, बाघ आदि अंकित होती थी। ठीक है, जो उनकी जो धातु जो मुद्राएं होती थी ना, धातु की बनी होती, तो उन पे इन पशुओं के चित्र बने हुए हैं। प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन बना हुआ था कि उस पे धातु पे जो उनके सिक्के थे, उनकी मुद्राएं, तो उन पे किन कौन कौन से जानवरों के या उन पे किन किन जानवरों की छवि दिखाई गई थी। तो वहाँ पे दिखाई गई थी बैल, यूनिकॉर्न, हाथी और बाघ आदि की, जो धातुओं पर उनकी आकृतियां बनाई हुई थी। कई मुद्राओं पर अज्ञात लिपि, जो इंडस स्क्रिप्ट बोलते हैं अपन आज उसको, वो लिखी हुई है। जो सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट है, आज तक अपन उसको नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन कोशिश जारी है। अब कभी उसको पढ़ पाएंगे तो अपन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और बहुत कुछ जान पाएंगे। ठीक है, इनका प्रयोग व्यापारिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए होता था। ठीक है, वो ट्रेड करते थे अन्य देशों के साथ में, तब वो इन मुद्राओं का प्रयोग करते थे। फिर वहाँ की स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, जो उनका वो भवन वगैरह बनाते थे, इमारतें बनाते थे, वो कैसे बनाते थे, तो वहाँ का नगर नियोजन अत्यंत उन्नत था। सड़कों का जाल जालदार था, मतलब वो ग्रिड पैटर्न में बनाई हुई थी। घरों में जल निकासी प्रणाली थी। प्रसिद्ध महान स्नानागार, ग्रेट बाथ भी मिलता है, जो मोहनजोदड़ो से मिला है, धार्मिक स्नान का प्रतीक है। अनाज भंडार, हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा में मिला है, जो अनाज भंडार मिला है हड़प्पा सभ्यता में, वो हड़प्पा में मिला है। और जो प्रसिद्ध महान स्नानगार था, जिसको ऐसे बोलते हैं कि जब कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होता होगा, जब वो एक साथ सब स्नान करने आते होंगे, तो वो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, टेराकोटा कला क्या था कि मिट्टी से बनी जो मूर्तियां थी, मुख्यतः महिलाएं, जानवर और खिलौने की मूर्तियां बनी हुई थी। प्रसिद्ध है मातदेव की मूर्ति, जो मदर गॉडेस फिगर है, जो प्रजनन शक्ति की क्या थी, प्रतीक थी। ठीक है, जो टेराकोटा की बनी हुई थी, मिट्टी मिट्टी की मूर्ति थी, ये मात देवी की मूर्ति क्या है वहाँ की,
प्रसिद्ध और ये मूर्ति किस किस की बनाई हुई थी, महिलाएं और जानवर, खिलौने। ठीक है, अब यहाँ की क्या क्या विशेषताएं थी, तो ये यथार्थ कला शैली थी, रियलिस्टिक शैली थी, जो आज भी अपन उसको यूज कर रहे हैं इतने सालों हजारों सालों बाद भी। सादगी और संतुलन का सुंदर मेल है, धार्मिक प्रतीकों का उपयोग, तकनीकी की निपुणता, उनमें टेक्निकल स्किल आज से भी बेहतर थी। ठीक है, तभी तो अपन उनको कॉपी कर रहे हैं आज भी। कलात्मक और सौंदर्य बोध। ठीक है, फिर अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं, पूरा क्या निष्कर्ष निकलता है चैप्टर का। तो सिंधु घाटी की कला भारतीय कला परंपरा की प्राचीन नींव है। इसकी झलक बाद की भारतीय सभ्यताओं की मूर्तिकला, स्थापत्य और लोक कला में स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जो कला थी ना, आर्ट थी उनकी, तो वो जब आप सिंधु घाटी सभ्यता की जब बाद की कलाएं देखते हैं ना, उनमें भी उनको छवि देखने को मिलती है और आज भी अपन उसको यूज कर रहे हैं। यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन बना था एक बार कि सिंधु घाटी सभ्यता आज भी क्यों प्रशासनिक है, तो वो क्यों है, तो वहाँ की कला की वजह से जो आज अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब है इसके अपन 50 एमसीक्यू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, फिर आप 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे तो आपको पूरा चैप्टर 50-100% याद होगा। फिर आप टेस्ट लगाओ आराम से, कोई भी टेस्ट सीरीज उठा के लगाओ, फिर कोई भी एमसीक्यू लगाओ। जो मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने जब 13 चैप्टर कंप्लीट कराया लक्ष्मीकांत में एमसीक्यू के साथ, आप लक्ष्मीकांत के टेस्ट लगा लेना, पॉलिटी के टेस्ट लगा लेना, वनडे एग्जाम्स के पीवाईक्यूज देख लेना, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे एज इट इज। सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या माना जाता है, तो 2500 से 1500 ईसा पूर्व। कंफ्यूज नहीं होना है, कोई फैक्ट होता है तो उसको आप बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा नहीं था, तो हड़प्पा देखा अपन ने, मोहनजोदड़ो देखा, कालीबंगन देखा, पाटलिपुत्र वहाँ का नगर नहीं था। नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी, कांसे से बनी थी वो। ठीक है, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। ऐसे ही एग्जैक्ट क्वेश्चन बनता है, वहाँ पे आपको लोकेशन दे देता है वो, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, तो वो मोहनजोदड़ो से मिली थी नर्तकी की मूर्ति। पुरोहित राजा की मूर्ति किस पत्थर की बनी थी, तो यह स्टेटाइट पत्थर की बनी हुई थी। ठीक है, पुरोहित राजा की मूर्ति किस स्थान से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई लगभग कितनी है, जो नर्तकी की मूर्ति मिली ना मोहनजोदड़ो से, कांसे से बनी हुई, उसकी ऊंचाई कितनी थी, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, नर्तकी की मूर्ति किस तकनीकी से बनी थी, मैंने बताया था ना अभी आपको कि वो लोस्ट वैक्स तकनीकी का प्रयोग करते थे। ठीक है, मोम। सिंधु घाटी सभ्यता की कला किस विषय से संबंधित थी, तो धार्मिक एवं दैनिक जीवन से संबंधित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं पर कौन सी लिपि अंकित है, तो सिंधु लिपि, इंडस स्क्रिप्ट, जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी अभी। ठीक है, महान स्नानागार कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो में था। ठीक है, ये महान स्नानागार काय का प्रतीक था, ये धार्मिक स्नान का प्रतीक था। अनाज भंडार कहाँ मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। ठीक है, लोथल किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में है। प्रेजेंट लोकेशन पूछ लेगा आपको वो कि लोथल कहाँ है, तो वो गुजरात में है। सिंधु घाटी की मिट्टी की मूर्तियों को क्या कहा जाता है, तो टेराकोटा की मूर्तियाँ। ठीक है, जो सिंधु घाटी में जो मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई गई थी उनको टेराकोटा मूर्तियाँ बोला जाता है। मार्त देवी की मूर्तियाँ किससे बनी है, तो मिट्टी से बनी हुई है। मार्त देवी की मूर्तियाँ किसका प्रतीक है, तो उर्वरता व प्रजनन शक्ति की प्रतीक है। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं प्राय किससे बनी है, तो स्टेराटाइट से बनी है। मुद्राओं पर कौन कौन से चित्र अधिक मिलते हैं, तो पशु आकृतियां मिलती है, जिसमें देखा ना अपने यूनिकॉर्न, बैल, हाथी। सिंधु घाटी की नगर नियोजन किस प्रकार की थी, तो जालदार ग्रिड पैटर्न में बनाई हुई थी वो। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ध्यान से देखना चाहिए आपको, क्योंकि याद नहीं होता, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो तांबा, सोना और कांसा यूज करते थे, लेकिन लोहा यूज नहीं करते थे वो। ठीक है, किस स्थान से जहाज गोदी या डॉकयार्ड प्राप्त हुई है, तो लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस कला में निपुण थे, तो मूर्तिकला, चित्रकला व मर्दभांड कला। ठीक है, 1 मिनट। क्वेश्चन 23 है, किस स्थल से पशुपति महादेव जैसी मुद्रा मिली है, तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म क्या था, तो ईसाई, इस्लाम, प्रकृति पूजा, बौद्ध। कितना अच्छा था ना उनका, प्रकृति पूजा, नेचुरल वर्शिप। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का यही धर्म था। ठीक है, सिंधु घाटी की मर्दभांड कला किस प्रकार की है, तो साधारण व चित्रित दोनों प्रकार की है। ठीक है, अब
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस वस्तु का व्यापार करते थे? तो धातु, रत्न व मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे, वो वस्तु का व्यापार करते थे। ठीक है, धातु, आभूषणों में रत्न और मिट्टी के बर्तन। ठीक है, फिर है सिंधु घाटी की कला में किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग हुआ है? जब वो जो बनाते थे ना, आर्ट्स बनाते थे, कल्चर, तो उनकी आर्ट में क्या दिखाया जाता है? सरल व प्राकृतिक रेखाएं। ठीक है, नर्तकी की मूर्ति की अभिव्यक्ति किसका प्रतीक है? तो आत्मविश्वास और जीवंतता का प्रतीक है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो वह लोहे से परिचित नहीं थे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आ चुका है और पीसीएस में भी आ चुका है। ठीक है, और आपके वनडे एग्जाम्स में जो आप पेपर देते हो उसमें देख लेना, एनडीए, एसएससी, जो पटवारी वगैरह के एग्जाम देते हैं, वहाँ पे देखना आप हिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आप, क्योंकि कंफ्यूज करने वाला है ना। आदमी सोचता है यार चांदी सोना तांबा है तो लोहा भी होगा, लेकिन वो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राएं किस प्रयोजन से उपयोग होती थी? व्यापार और धार्मिक प्रयोजन से ही यूज होती थी वो। महान स्नानागार का मुख्य उपयोग किसके लिए था? धार्मिक अनुष्ठान हेतु सामूहिक स्नान के लिए महान स्नानागार का उपयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन में सबसे अच्छी विशेषता क्या थी? विशेष क्या था? तो वहाँ का ड्रेनिंग सिस्टम, जो वहाँ का सुसंगठित जो जल निकास की प्रणाली बनाई गई थी ना, वो बहुत बेहतरीन थी। ठीक है, आज से भी अच्छी थी वो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो चित्रलिपि। ठीक है, वो जो पिक्टोग्राफी का यूज कर, उनको पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट ही बोलते हैं। जैसे उनकी जब अपन चित्रलिपि देखते हैं, उनकी जब वो लिखने की जो स्क्रिप्ट देखते हैं ना, तो उनकी कैसे होती है? वहाँ कुछ पशु की आकृति होगी, फिर उन्होंने कुछ लिख रखा है, फिर कुछ आकृति होगी, तो क्या चित्रात्मक लिपि बोलते हैं उसको, पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को। सिंधु घाटी के नगरों में किस वस्तु की दीवारें पाई गई है? तो पकी हुई ईंटों की। ठीक है, पकी हुई ईंटें यूज करते थे वो, जो आज भी अपन यूज कर रहे हैं, तभी तो वो प्रशासनिक है आज भी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो कृषि, एग्रीकल्चर। ठीक है, किस नगर ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी? किस नगर से? ठीक है, सबसे पहले कौन सा नगर खोजा गया था? तो हड़प्पा नगर खोजा गया था 1921 में। जो उसने क्या नाम से, आपने जो देखा होगा, जब अंग्रेजों ने जब अपने ट्रेन स्टार्ट करी थी, पहले रेलवे लाइन बिछाई गई थी, तो वहाँ से ईंटें लाके उन्होंने यूज़ करी थी। जब बाद में जब उसकी खोज हुई तो पता चला कि ये कोई सभ्यता थी, उसके बाद में ही फिर इस पर ध्यान दिया गया था। पहले समझा कि हाँ ठीक है, यहाँ पे ईंटें हैं, चलो यूज़ कर ले, तो वहाँ से उठा के वहाँ यूज़ कर ली गई थी। तभी फिर जैसे जैसे वो खुदाई हुई तो वैसे वैसे सभ्यता का पता चला। सिंधु घाटी के लोग किस कला से पारंगत थे? तो वे मूर्ति कला व मर्दभांड कला दोनों में ही कहते वो निपुण थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक कौन सा था? तो वृक्ष और पशु की जो धार्मिक प्रतीक थे वो महत्वपूर्ण थे। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु का उपयोग करते थे? किस वस्त्र का उपयोग करते थे? तो कपास के वस्त्र, मतलब कॉटन के कपड़े यूज करते थे वो। कितना डीपली क्वेश्चन है ना, इसलिए अपनी सीरीज इंपोर्टेंट है। ठीक है, स्टेटाइट क्या है? तो एक प्रकार का पत्थर था ये, सॉफ्ट स्टोन था ये। ठीक है, एक प्रकार का पत्थर था जिनसे वो मूर्तें बनाने का यूज करते थे। लोथल की गोदी किस उद्देश्य से बनी थी? समुद्री व्यापार के लिए। गोदी मतलब बंदरगाह। ठीक है, डॉकयार्ड, तो समुद्री व्यापार के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता को किस और नाम से जाना जाता है? मतलब इसका नाम और क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा नगर खोजा गया था तो उसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। कौन सा पशु सिंधु घाटी की मुद्राओं पर सबसे अधिक पाया जाता है? जो अपन पशुओं की आकृतियां देखते हैं ना उनकी मुद्रा पे, तो सबसे ज्यादा कौन से जानवर की मिलती है? तो एक सिंग वाला बैल। ठीक है, एक सिंग वाले बैल की जो मुद्राओं पर छवि ज्यादा देखने को मिलती है। हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का आकार क्या था? तो 4:2:1 में उनकी ईंटें बनी हुई थी। ठीक है, 4:2:1 में। अब आप देख सकते हो कि वो कितना बैलेंस, मतलब उनकी लाइफ कितनी क्रिएटिविटी थी उनकी लाइफ में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है आज भी? तो वो कालीबंगन है जो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कालीबंगन से वो वहाँ पे चूड़ियाँ मिली थी ना, काली चूड़ियाँ, इसलिए कालीबंगन नाम। कालीबंगन से क्या प्राप्त हुआ है? तो वहाँ से हल चलाए हुए खेत के अवशेष भी मिले हुए हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म किस सिद्धांत पर आधारित था? तो प्रकृति पूजा और उर्वरता पूजा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की कला का मुख्य उद्देश्य क्या था? धार्मिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति। ठीक है, क्यों बनाते थे वो अपने कल्चरल, अपना जो उनका धर्म था, रिलीजन था, उनको वो प्रकट करते थे, उसके विश्वास को।
सिंधु घाटी की कला भारतीय कला इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने भारतीय कला की नींव रखी है। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। उनकी कला आज भी अपन यूज़ करते हैं हजारों सालों बाद में भी, तो उनकी कला इम्पोर्टेंट है। भारत में ऐसे सिविलाइजेशंस मतलब पूरे विश्व में बहुत नामी था ये सिविलाइजेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, ऐसे करके अपनी चैप्टर और 50 MCQ कंप्लीट हो गए हैं। मैं जानती हूँ बहुत कम बच्चे होते हैं जो पूरी क्लास करते हैं। आपने यहाँ तक क्लास ली, उसके लिए थैंक यू आपका। और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगी जो आपको एग्ज़ाम से एग्ज़ाम फाइट करने में आपको हेल्प मिले। और आप जो भी बंदे मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आके मैं जो कंटेंट आपको दिखा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, वो कंटेंट बहुत रिलाइजेबल है आपके एग्ज़ाम के लिए। मैं उनकी सक्सेस की गारंटी देती हूँ। आप बस कुछ नहीं करिए, आप ईमानदार से पढ़ाई करिए और जो जितना पढ़ रहे हो उसका रिविज़न करिए। आप जो भी पढ़ रहे हो, आज आपने ये क्लास ली, उसका 2-3 दिन बाद में फिर उसका रिवीजन करिए। आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे क्योंकि 20 से 25 मिनट की क्लास होती है। आप सिर्फ 2x पे लेके उसका रिवीजन कर लो तो आपको याद हो जाएगा कि ये है। अब आपको इतना अच्छा कहाँ मिलेगा कि पहले चैप्टर है फिर उसके साथ में 50 MCQ है, तो आपको वैसे ही चैप्टर एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, आपको चैप्टर अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप शेयर करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ इन लेसन्स को बनाने में। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं ये लेसन अपने और भी अच्छे आएंगे, आने वाले टाइम में और सब्जेक्ट के लेसन करवाऊंगी मैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।